मियां खलीफा की पहुंच तो मुशर्रफ की भी थी, ਉਹਦੀ भी फोटो कहते काफी वायरल हुई सीगियां। देखें, सेलिब्रिटी से मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, दोनों सेलिब्रिटी से। चलो फिर एक अपॉइंटमेंट करो तो ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ हैं। नहीं इंडिया होने धंधा पाकिस्तान कितनी चलने तक का, इकट्ठे हुई है, होने इंडिया धंधा पाकिस्तान नहीं तो दोस्त बने फिर। हाँ नहीं आई आपकी। बिल्कुल जीमा साहब, मैंने आपसे ही पूछा है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कश्मीर डे हम मनाने जा रहे हैं 5 फरवरी को, तो आपके ख्याल से उससे क्या चीज हम चेंज कर पाएंगे, क्या चीज हम अचीव कर पाएंगे अगर हम हर साल एक दिन कश्मीर डे मना लेते हैं? तो उससे क्या फर्क क्या पड़ रहा है दुनिया को? देखिए, जब इस तरह के दिन मनाए जाते हैं तो उसका पहला दिन तो ये मकसद ये होता है कि हम दुनिया को बता रहे होते हैं कि इस इशू की कितनी अहमियत है। पाकिस्तान में छुट्टी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जी लॉन्ग वीकेंड आ गया तो आप मौजें करें। बेसिकली सेंसिटाइज करना होता है अपनी आवाम को, लोगों को बताना होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जितनी भी सिविल मिलिट्री लीडरशिप होती है, सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, वो उजागर करता है कि इस वक्त कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं, बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं, और जिस तरह भारत जो है वो कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक इम्पैस है, वहां पे डेमोक्रेसी ना होने की वजह से जो चैलेंजेस हैं, लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, तो ये बेसिकली हम बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भारत क्या वहां पे क्या कर रहा है वो भी देखना है, लेकिन साथ ये भी देखना है हम क्या कर रहे हैं एज ए कंट्री। हम उसको उजागर तो कर रहे हैं, पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की उस तरह आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम ममालिक हैं पाकिस्तान को उस तरह कश्मीर के हवाले से उस तरह उस इशू को नहीं लेके जा रहे? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों हमें लिफ्ट नहीं करवा रही? तो ये बातें सारी बड़ी अहम हैं, और जारी बात है थोड़ा हमें रेटरिक से बाहर निकलना और सोल्यूशन सोचने होंगे। हमें बाहर से मदद नहीं मिलनी, डोमेस्टिकली अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा और अपने अंदर वो चीजें बिल्ड करनी होंगी जिससे हम ये दुनिया को बता सकें कि बेसिकली हम कश्मीर को इशू को कैसे आइंदा देख रहे हैं। सो मेरा ख्याल है बहुत सारे बैरियर तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेटस को तोड़ने पड़ेंगे, और बहुत सारी पुरानी जो सोच है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से उसको भी बदलना पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इस तरह की सारी चीजें हमें करनी होंगी और करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। तनवीर सिंह जी, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वाकई में जो पाकिस्तान में एक सोच है कश्मीर को लेकर कि वहां पे जो है वो गलत हो रहा है, वहां के लोगों को लॉकडाउन में रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है? और 5 फरवरी जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कश्मीर डे मनाया जाता है, उससे आप समझते हैं कि कुछ बाकी सारी दुनिया में कुछ वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसे कोई फर्क पड़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 70 साल से पता नहीं कितना कश्मीर डे मनाया है। और एक समय था जब बड़ी बड़ी ताकतें भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, पूरा अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुल्क स्ट्रांग होना चाहिए, मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी हल्ले हुल्ले मचते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें लगता है कि इस साल पाकिस्तान को और जोर शोर से कश्मीर डे मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जितना कश्मीर डे मनाता है उतना यहाँ पर मजबूती आती है। तो एक्चुअली पाकिस्तान जब रिटोरिक्स करता है तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक किसान आंदोलन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। वी आर डेस्परेटली होपिंग कि पाकिस्तान हमारी मदद कर दे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब फार्मर डे भी बनाएगा और खालिस्तान डे भी बनाएगा, तो उससे हमारी बहुत सारी इश्यूज रिजॉल्व होती है। ये फार्मर खालिस्तान का एंगल इसलिए लेके आया जस्ट टू ड्राइव होम ए पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली वो मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ। सो वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में कश्मीर डे मने, रिटोरिक्स हो, और जो मुल्ले मौलाना जो थे, जो आतंकवादी संगठनों के जो लीडर थे, उनकी भी स्पीच सुने, बड़ा टाइम हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी स्पीचें भी उनके भी नशरियात हों और वो भी लोग देखें, तो उससे हम लोगों को बड़ा फायदा होता है। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कश्मीर डे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा जैसे कि धनवीर सिंह जी कह रहे हैं, और दूसरे वही खालिस्तान की बात आ गई, फार्मर प्रोटेस्ट बीच में आ गया। इसके बारे में भी बहुत कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ से लोगों को कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान के नारे लगाएं। ये कहाँ तक आप समझते हैं ठीक है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि
किसी भी सॉवरन मुल्क के अंदर किसी किस्म की भी तहरीक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारत एक सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क है और उसकी अपनी सॉवरेनिटी है। वहां पे किसी किस्म की इंसाइट करना, लोगों को उकसाना, ये कहना कि खालिस्तान की तहरीक हो, मैं ये समझता हूं ये एक गैर कानूनी अमल है और पाकिस्तान को ना तो इसको करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, भारत के जो लोग हैं, जैसे कि मैं कैप्टन साहब को देख रहा था, वो बेचारे इल्जाम लगा रहे थे किसानों के ऊपर। ये हमारे बेचारे प्यारे कैप्टन, ये जो पंजाब वाले हैं, अमरिंदर सिंह साहब, वो इल्जाम लगा रहे थे कि उन बेचारों को पाकिस्तान से असला आता है। आप इमेजिन करें, बेसिकली भारत की सरकार कोई जिन्हों कहते ना उजर लब दिए भाई कि स्टैब्लिश किया जाए कि जी इन बेचारों की, इन गरीब किसानों की पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट आ रही है, उनको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही, उनको रिहाना की तरफ से सपोर्ट आ रही है, मियां खलीफा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको ग्रेटा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको जनाब मीना वो जो है क्या नाम है उसका हैरिस की तरफ से सपोर्ट आ रही है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, हमने सपोर्ट किया तो काम उठा पै जाना, लिहाजा स्टे अवे फ्रॉम देयर इंटरनल मैटर, ये खुद ही अंदर ही काट कुट जाएंगे और हम साइड पे बैठ के देखेंगे। ये तो चाहते हैं हम सपोर्ट करें, हम नहीं सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी छोटे मोटे मुल्कों में चलता रहता है, ये किसान शिसान लगते रहते हैं। पाकिस्तान में कौन सा किसानों की बहुत बड़ी कोई यहाँ पे रोंदे रहते हैं, लेकिन वो वहां के किसान का ये है कि वहां पे, मैं अब थोड़ी एकेडमिक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदू हार्टलैंड के किंग हैं। ये हिंदू हार्टलैंड नहीं है जो पंजाब है, ये सिख जट ने थे। ओ मैं बहुत सारे इंडियंस को मिलता हूं, दोस्त है इस्लामाबाद में भी, कभी किसी से मुलाकात हो, वो कहते हैं भाईजान जट नू ना छेड़ना, जट नू ना छेड़ना, जट पागल हो गया ले जाएगा। सो मोदी साहब को इस चीज का पता है कि नहीं पता कि जट को नहीं वो समझते, और कर्नल साहब समझते हैं जट को कि जाट के बेसिकली क्या चीज है। सो जटों को उन्होंने छेड़ा है तो वो प्रॉब्लम हो गई है। अभी देखिए उनकी पहुंच रिहाना तक है, मियां खलीफा तक है, हमारी पहुंच तो नहीं है। सो अब ये ना हो कि रिहाना ते मियां खलीफा भी तुझी साढ़े ते पा दो को जी ये तुम आईएसआई करा दी। वैसे मियां खलीफा की पहुंच तो मुशर्रफ की भी थी, ओदी भी फोटो कहते काफी वायरल हुई सी। देखें सेलिब्रिटी से मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, दोनों सेलिब्रिटी से। चलो फिर एक अपॉइंटमेंट करो तो अपना तुम्हें जाके मियां खलीफे नु ही जाके मिले होने हैं। नहीं इंडिया पाकिस्तान से इकट्ठे हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं तो दोस्त बने फिर। हां वो पता नहीं कितने मिनट, पता ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कर सब, यू नो। और वैसे भी वो फार्मर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जी 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 कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे चीमा साहब की बात? बिल्कुल इनके देखो हंसी मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन सीरियसनेस ये है कि जो जाट्स हैं, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं बताऊं कि जाट कम्युनिटी है ये राजस्थान में, हरियाणा में, इंडिया की यूपी में, दिल्ली के आसपास, और हरियाणा और पंजाब कंबाइंड पंजाब, और इसके अंदर जो जाट हैं वो जाट हिंदू हैं, जाट सिख हैं और जाट मुसलमान हैं। चीमा साहब जाट मुसलमान बैठे हुए हैं, और जो फार्मर एजिटेशन चल रहा है वो जाट हिंदू और जाट सिख, ये दोनों कम्युनिटी बैठी हुई, दो धड़े बैठे हुए हैं जाटों के। तो बेसिकली जाट्स के 3 हिस्से हैं, हिंदू, सिख और मुस्लिम्स। और अगर चीमा साहब भी यहाँ पे होते तो ये भी कहीं सिंगू बॉर्डर पे बैठे होते, लेकिन बहरहाल ये भी उस प्रोटेस्ट से बचे हुए हैं, इनके यहाँ पर अलग हिसाब किताब है। तो ये जाट्स हैं, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं होते, बड़ी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं इनकी लाइफ में, और खुश रहने वाले बंदे हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, और इनको कोई छेड़ना पसंद नहीं करता कि कोई इनको छेड़खानी करे, और इनकी जो वे ऑफ लाइफ है उसमें कोई दखलंदाजी करे। जो ये फार्मर लॉज हैं, इससे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ खेती बाड़ी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जो स्टेटस को है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अच्छे और बुरे में नहीं जाऊंगा, अच्छा है कि बुरा है, आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट द पॉइंट हियर इज कि मोदी साहब ने इनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया, और ये एक बड़ी गलती करी है उन्होंने। अब ये जान के करी है या अनजाने में हुई है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी साहब को इनको
इनके साथ में डेलिब्रेशंस करनी चाहिए थी, विचार वटांदरा करना चाहिए सीगा, एंड देन दे शुड हैव कम टू ए कंक्लूजन, एंड इनको ये फार्म लॉस को इस तरीके से रश नहीं करना चाहिए। अब चाहे वो कितने भी अच्छे हों, जो जाट कम्युनिटी है, वो किसी भी रिलीजन की हो, वो डाउट में है, और उनको समझाने का मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम अब आगे निकल गया है, क्योंकि अब समझाना और मुश्किल होता जा रहा है एज द डे पासेस। जहां तक ये मियां खलीफा और रिहाना का है, तो ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये ट्वीट कराते हैं, और जो हम सबको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर लेफ्टिस्ट इस्लामो जो नेक्सस है और जो एक फैलाव है वो बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, और ये एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। एंड रिहाना से भी ये एक ट्वीट कराया गया है, सिमिलरली मियां खलीफा से भी ट्वीट कराया गया है। आई एम वेरी श्योर इनको कनक में और गेहूं में फर्क क्या है ये नहीं पता होगा, इनको खरीफ और रबी की फसल के बारे में भी नहीं पता होगा, और इनको आलू और पोटैटो चिप्स में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने ट्वीट करके फार्मर्स के एजिटेशन को सपोर्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने अभी तक इनके वीडियो देख लिए हैं, और इनका जो बिजनेस है वो ठीक चल गया है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भी लोगों का जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित हुआ है। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, अभी हम देख रहे थे टीवी पे, कुछ देर पहले तक भी आ रहा था, बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, और जैसे मैंने कहा 5 फरवरी की बात हो रही है, और तरह तरह की यही बातें की जा रही हैं जो अभी आप लोग कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। लेकिन साथ ही हम एक चीज और देखते हैं कि अभी जो बजट आया है, इंडिया का जो बजट आया है सालाना, तो उस पे एनुअल बजट पे उन्होंने अपने जो डिफेंस में इतना ज्यादा जो है वो पैसे नहीं लगाए, जैसे कि पाकिस्तान में हम सुनने में आता है कि हमेशा जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का वो ज्यादा होता है, चाहे ना होता हो, लेकिन बहरहाल यही सुनने में आता है कि आज सारे पैसे तो जी आर्मी ले गई। लेकिन इनका ये कहा जा रहा है कि जी जो आज राहुल गांधी ने भी कहा कि एक तरफ से चाइना से भी खतरा है, और फिर भी जो है वो डिफेंस बजट कम है। तो आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान को भी इस तरह से कुछ सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे कितने पैसे लगा रहा है, डिफेंस बजट के बजाय एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ज्यादा होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि भारत जो है वो जाहिर बात है एक बड़ा मुल्क है, लेकिन भारत पाकिस्तान और भारत का इन डिफेंस में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, और पाकिस्तान के बारे में ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि हमारी फौज पैसे ले जाती है। टोटल मेरा ख्याल है कि हमारा जो डिफेंस बजट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं थोड़ा अगर मैं कंफर्म कर लूंगा बाद में, लेकिन जो मुझे पता है मेरा ख्याल है कि 16-17% टोटल हमारे बजट का डिफेंस बजट है। तो जिसमें से आगे फिर नेवी है, एयरफोर्स है, फिर आपकी लॉ एनफोर्समेंट है, आर्मी है। तो आर्मी को इतना नहीं मिलता जितनी बातें होती हैं और जिस तरह वो किया जाता है। और दूसरा ये है कि हमने जो डिफेंस हम लेते हैं करते हैं, हमने तो नहीं कहा था कि भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाओ, उन्होंने बनाया तो हमारे लिए मजबूरियां बन गई। तो हमें फिर वो एक जिसे हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं कि व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर, हम उस डायलेमा में आ गए, और जिस तरह इंडिया कहता है जी कि हम चाइना के सिक्योरिटी डायलेमा में आ गए। अभी आप देखें ना कि जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बड़ा कल साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड 71 बिलियन डॉलर कर रहे हैं अपनी डिफेंस पे लगा रहा है। चीन जो है कुछ 261 बिलियन डॉलर लगा रहा है, और यूएस से कुछ 732 बिलियन डॉलर लगा रहा है। तो इंडिया जो है वो क्रॉस कर गया बहुत सारे मुल्कों को, लेकिन उसमें थोड़ी सी और भी होता है, पेंशन वगैरह और बाकी सारी चीजें डाल के जो वेटरन्स के खर्चे होते हैं। लेकिन इंडिया एक बड़ा स्पेंडर है। अब देखना यह है कि इंडिया के अंदर क्या वाकई इंडिया को इतने थ्रेट्स हैं? जारी बात है, थ्रेट्स तो उनको हैं, वो कि नहीं ये तो नहीं कहेंगे। और जैसे 2 फ्रंट वॉर की बात होती है, चाइना पाकिस्तान जो है वो कल साहब से डिस्कशन भी हो रही थी इस हवाले से। जो बड़ा मसला है वो इंडिया फौज पे तो पैसा कम लगा रहा है, लेकिन इंडिया अपने मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा ज्यादा लगा रहा है। दिस इज वेयर आई थिंक ये भी डिस्कशन हो रही है कि भाई ये क्या बात है। और इंडिया में ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि गन्स ओवर बटर,
कि भाई आप लोग जो है वो गन्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बटर खाने पीने पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है कि इंडिया को अपना एक ग्लोबल स्टेचर दिखाना है। इंडिया इज अ नेवल पावर एज वेल, और फिर इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा इंडिया की मांग बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अपना जस्टिफाई कर सकता है। और फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मेरे ख्याल है तीसरा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। गो के चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हैविंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर मीन्स अ लॉट for a country and for a navy and for that gives the confidence to the nation and to the armed forces in fact. So मैं समझता ये हूँ कि इंडिया का ग्लोबल एक्सपोजर इस तरह का है कि अगर वो ज्यादा बजट लगाए भी तो कोई इतना ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है और ग्रोथ ठीक है। लेकिन फिर भी लुकिंग एट द साइज ऑफ इकोनॉमी, लुकिंग एट द पॉवर्टी, लुकिंग एट द पीपल हु आर लिविंग $1 a day, जो कि 600-700 मिलियन लोग इस वक्त $1 a day पे गुजारा कर रहे हैं। So it doesn't suit India to spend this much money, but hawks फिर जो होते हैं किसी भी मुल्क में वो कहते हैं नहीं डिफेंस पे लगाना चाहिए। जी कर्नल साहब। जी मेरे ख्याल से एज एन एकेडमिक डिस्कशन ये बिल्कुल चीमा साहब ने बिल्कुल सही क्लियर कट आकलन कर दिया है, एंड आई एम टोटली विद चीमा साहब जो चीमा साहब ने बोला है एज फार एज टोटल एनालिसिस इज कंसर्न vis-a-vis poverty, vis-a-vis international standing, and vis-a-vis India's security threats. And also very rightly said कि एक की security और दूसरे की insecurity. तो ये एक unfortunately हमारे subcontinent की त्रासदी है, ये दुख की बात है, लेकिन ये एक reality भी है और reality से आप मुंह नहीं मोड़ सकते और आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी। जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है, जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है वो बिल्कुल नाखुश है इस डिफेंस बजट से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा डिफेंस पे ही खर्चा कर दें और बाकी चीजों को निगलेक्ट कर दें। इफ यू गाइस डोंट माइंड, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर देन यू विल बिकम पाकिस्तान, एंड वी कैन नॉट बिकम पाकिस्तान बिकॉज इट हैज टू बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट। आप डिफेंस के चक्कर में बाकी चीजें निगलेक्ट नहीं कर सकते। और अभी देखा जाए तो इन्फ्लेशन 4.6% है और रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो डिफेंस बजट के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है 0.4% की हुई है। तो 0.4% का इजाफा हुआ है रिवाइज एस्टीमेट से। जो रिवाइज एस्टीमेट मतलब कि साल के मिडिल में आकर एक बार चेक होता है कि क्या सिचुएशन है, पैसा कम पड़ रहा है तो ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा होता है तो उसको कम भी किया जाता है। तो रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 0.4% की इंक्रीज हुई है और इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% का रहा है। सो अगर आप देखें तो इट हैज एक्चुअली इन द रियल टाइम, इन द रियल मैनर डिफेंस बजट जो है कम हो गया है और इंडिया रिक्वायर्स अ लार्जर डिफेंस बजट। जो डिफेंस के जो कीन वॉचर्स हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से जो न्यू पैराडाइम है उसके अंदर इंडिया रिक्वायर्स रफली अराउंड 6 to 6.5% ऑफ द जीडीपी। लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी ये हम 2% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2% से नीचे ही है हमारा जीडीपी डिफेंस का बजट। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इन दी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी बिकॉज ये जो फौज है, नेवी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी है कि इसको मेंटेनेंस में ही इतना पैसा लग जाता है। अभी फॉर एग्जांपल 4 लाख कुछ करोड़ का डिफेंस बजट है। 4 लाख का समझने के लिए 4 लाख का डिफेंस बजट है और जो मॉडर्नाइजेशन का जो पैसा है वो 1,30,000-35,000 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली हार्डली 1/4 जो बजट का हिस्सा है दैट इज देयर फॉर मॉडर्नाइजेशन। और अभी हमारी फौज को मॉडर्नाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है। 70% ऑफ द इक्विपमेंट ऑब्सोलीट है, इट इज नॉट मॉडर्न। और इस चीज को इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने फ्लैग किया 2018 में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब प्रेजेंटेशन दी तो ये इसको फ्लैग किया है। इट वाज ऑल ओवर इन द मीडिया। तो 2018 से लेके और अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जरूर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, लेकिन चीमा साहब वुड एग्री कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होना और डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है। अभी रफाल का कॉन्ट्रैक्ट 2014-15 में साइन हुआ था और अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं है और डिलीवरी भी वो मेरे ख्याल से इस साल के आखिर तक होगी।
2021 के, और वो भी कितने, सिर्फ मात्र 36 जहाज। तो उसको एक्चुअल में आप अगर समझेंगे तो डिफेंस के अंदर कोई इंक्रीज बिल्कुल नहीं हुआ है, एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। इट्स अ बिग चैलेंज। लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट हैंडल्स दिस एस्पेक्ट। बिल्कुल जी, लेकिन चीमा साहब, ये कब तक चलता रहेगा कि भारत ने ये कर लिया तो हमें भी करना है? अगर भारत ने, जैसे आप कह रहे हैं, न्यूक्लियर एसेट्स बनाए तो हमारी मजबूरी हो गई, ऐसे ही वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई तजुर्बा करते हैं वो किसी मिसाइल का, तो फिर हम भी करते हैं। ये दौड़ कब तक चलेगी और इस दौड़ से होगा क्या? देखिए जी, हम कोई भारत के मुकाबला नहीं कर सकते डिफेंस में। उसकी देखें ना, हमारा टोटल जो डिफेंस बजट है दैट इज $10.23 बिलियन। इनका बजट जो है वो तकरीबन दैट इज अराउंड $71 बिलियन इंक्लूडिंग देयर पेंशन बिल जो है, ठीक है जी। वैसे इनका जो बजट है वैसे कोई दैट इज $62 बिलियन। एंड वैसे तो इसको ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है सिपरी के मुताबिक। सो द थर्ड बड़ा, और दूसरा ये पिछले 10 साल से दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्म्स इंपोर्टर है भारत, आपको पता है खित्ते में सबसे ज्यादा फोर्स मॉडर्नाइजेशन की है, लेकिन इसके बावजूद पिछले फरवरी तमाशा हो गया सी, तो वो सॉरी पिछले फरवरी में तमाशा हो गया। तो उसके लिए फिर ये गए भागे पेरिस, वहां से उन्होंने कहा सानू दे दो पायदान, ऐ सानू फड़ा दो कोई थोड़े जे जड़े ना जहाज जूस दो, नहीं तो आप उथे मोदी जी ने क्या काम लुटे गए। तो ये जो खाता सी ना, खाता खराब हो गया। सो थैंक्स टू राफेल के थोड़ा सा नेशनल कॉन्फिडेंस इज बैक ऑन द ट्रैक एंड न्यू दिल्ली इज विद फ्लाइंग विद ऑल इट्स कलर्स। सो लेकिन मैं एक बात बताऊं जी, मैं आई एम नॉट फॉर दिस ये जो टैंक टू टैंक और सबमरीन टू सबमरीन और जी प्लेन टू प्लेन कंपैरिजन हम नहीं कर सकते भारत के साथ। भारत बहुत बड़ा मुल्क है जी, 6-7 गुना हमसे बड़ा मुल्क है। हमें यही बड़ा फख्र है कि हम छोटी सी इकोनॉमी होकर, छोटा सा मुल्क होने के बावजूद हम भारत को चौधरी नहीं बनने देंगे। आरजू, मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाट इज अ फाइट। कल साहब पहली दफा किसी चौथे गाल कर लगा भारत के बारे से, पहली दफा करने लगा। भारत क्या चाहता है, मैं बड़ी अहम बात सुनाने लगूंगा। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि पाकिस्तान उस तरह रहे जिस तरह नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और ये जब मर्जी जिसका दिल करे तो वो कमर वो जो है ना कान मरोड़ दें तो कहें जनाब ठीक हो गया, म्यांमार ते स्ट्राइक मार दें। पाकिस्तान अगर इस तरह रहना चाहता है खित्ते में तो फिर पाकिस्तान रहे। ये पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना है कि हमने नेपाल, भूटान, मालदीव की तरह रहना है, श्रीलंका की तरह रहना है, या हमने सर उठा के आंख ऊंची करके और आंख में आंख डाल के भारत के साथ रहना है। और ये जो हम थोड़ा बहुत डिफेंस पे खर्चा करते हैं और इनका मुकाबला करते हैं ना, दैट इज बेसिकली टू टेल देम कि भाई आप अकेले इस दुनिया के, इस खित्ते के चौधरी नहीं है। हम आपके साथ ताल्लुक इक्वल फुटिंग पे चाहते हैं, हम आपसे कम नहीं होना चाहते। सो जो कम होना चाहते हैं वो नेपाल बन गया, वो भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारा खाता वो है। सो हमने ये नहीं करना, आंख में आंख डालनी है और सर उठा के बात करनी है और मुकाबला करना है। लेकिन हम इनका सबमरीन टू सबमरीन मुकाबला नहीं कर सकते। हमने अपनी, ये पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है कि हमने किस तरह रहना है, और हमने ये फैसला किया हुआ 75 साल से कि हमने इज्जत के साथ रहना है, सेकंड ग्रेड रीजनल पावर नहीं बन के रहना, ना किसी को ये कहना है कि भाईजान तुसी सानू जिंज मर्जी डील करो। आज एक मिनट लगता है इनकी बातें सारी मान ले तो बस ठीक है, ये कहेंगे बस ठीक है जी पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने बराबरी के साथ ताल्लुक रखना है। उस पे हमारे साथ ताल्लुक रखें तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर रियाना तो मियां खलीफा ही ताकत आएगी। आज ते रियाना ते मियां खलीफा छाई हुई है चीमा साहब, इन्हें गड़बड़ की पूरी है। मैडम आरजू दा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है, रियाना ते मियां खलीफा भी करते हैं ना। तुसी आरजू दे प्रोग्राम दी गल कर रहे हो, पूरा इंडिया डिस्टर्ब होया पिया, पूरा मियां खलीफे वाल भजया हुआ है। खैर चीमा साहब, मैं तो वही कहूंगा, देखिए ये जो आपने बात करी, देखिए मेरे मूंछ है आपके मूंछ नहीं है, लेकिन आपने मूंछ की बात करी। तो ये जो मूंछ की जो बात है, ये एक्चुअल में इट कम्स टू ईगो। जो आपकी जो मेरे को बातों से लगा कि इट बॉइल्स डाउन टू ईगो, इट बॉइल्स डाउन टू
क्या बोलते हैं उसको कि जो जो कॉम्पिटिटिवनेस और सेंस ऑफ इफ यू डोंट माइंड एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने खुद ही नहीं ये आपने किया कि हम बराबर ही बन के रहेंगे, हम छोटा नहीं बनेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ और हर बार देता हूँ, ऑल द पाकिस्तानी पीपल आई टेल कि आप पाकिस्तान बन के रहिए, आप बांग्लादेश से सीखिए जो ईस्ट पाकिस्तान था। आज उसको कोई पूछ नहीं मरोड़ रहा बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भी 2 सबमरीन खरीदी है अभी चाइना से, और बांग्लादेश बड़े रिस्पेक्टफुली रह रहा है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है एक टाइम में, अभी पीछे दिन में इंडिया से ज्यादा थी, और वहां पे चीमा साहब तरक्की हो रही है। वहां पे जो बुरा हाल था आज से 10 साल पहले वो आज नहीं है। एंड यू मार्क माय वर्ड्स, जिस तरीके से जिस रास्ते पर ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश चला हुआ है वो बहुत आगे निकल जाएगा। आपके साथ का ही था, वो कहाँ चला गया है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, मूछ की कोई तकलीफ नहीं है। ये आप लोगों ने एक तकलीफ बनाई हुई है, और हम लोगों को, जहां तक हमारा सवाल है, प्लीज डोंट माइंड, हम लोग इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। एंटरटेनमेंट होता है बट हम ध्यान नहीं देते इसमें। ये एक आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हम वी डोंट, आई मीन ठीक है, दैट्स ओके, पाकिस्तान है और ये है, कभी इंटरेस्टिंग ट्वीट आ जाता है इमरान की तरफ से और ऐसे करके, तो वो बस ठीक है, वो अच्छी बात है। आई मीन आई हैव गॉट नथिंग टू से। और अगर आप दुश्मन टू दुश्मन बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि आपकी मूछें ऊपर रहें, टाइट रहें, और उस पर नींबू भी टिका लें तो और भी मजबूती आ जाएगी। तो ठीक है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बल्ले बल्ले है वो, उसमें फायदा हमें ही होगा। जैसे मैंने बोला कि कश्मीर डे मनाएं आप, और मैं कह रहा हूँ कि हर महीने के 5वीं तारीख को कश्मीर डे मनाएं। हर एक फोरम पे आप कश्मीर की बात करें, आप पूरी मूछें ऊपर करके रखें, डिफेंस पे इससे डबल खर्चा करें और पूरी तैयारी में रखें। जिसको बोलते हैं ना, पहलवान पटानू तेल आगे रखता है कि 10 राउंड पट खड़का देने हैं, तो उसी पूरी तैयारी च रहो और इंशाल्लाह हमारा मकसद पूरा हो जाएगा।